अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, और आपके सब सुनने वालों को मेरा सलाम। और बड़े बड़ा अफसोसनाक कहना चाहिए या शर्मनाक कहना चाहिए या तारीखी दिन कहना चाहिए कि जो आज हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, जब हमारी फौज जो है ना पाकिस्तान को दोबारा फतह करने के तैयार है। सर मैं तो एब्सोलूट शॉक के अंदर हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने एक तो जाली हुकूमत बनाई है। अब उस जाली हुकूमत को टू थर्ड मेजोरिटी देकर जो दिल में आता है उसको कानून को पास करवाई जा रहे हैं। यानी कि ये तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को, वो जो अफ्रीकन कंट्रीज नहीं होते जो कि जहाँ पे डिक्टेटर 50-50 साल से रूल कर रहा होता है बैठ के, जी, वो बनाने जा रहे हैं। रोवांडा बुरुंडी सोमालिया सूडान नाइजीरिया, वो इसी तरह के मुल्क बन जाएंगे, और क्या वैसे ही होगा। सर मैं आपसे आपका कमेंट लेने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि क्या क्या करने जा रहे हैं ये जी स्पेसिफिकली। जी। यानी कि मेन जो चीज़ है ना इसके अंदर, बाकी चीज़ों को तो पहले इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, अब इन्होंने जो अपने आप को फॉर लाइफ यानी कि पाकिस्तान के ऊपर काबिज होने जा रहे हैं बेसिकली ये। बिल्कुल। तो इनका फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। यानी कि वो हमेशा के लिए वर्दी, रैंक और तमाम मुराद रखेगा। इसे हटाया नहीं जा सकेगा सिवाय आर्टिकल 7 के तहत। यानी आम तरीकों से इनको हटाना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सदर को होता है, यानी कि कोई अदालती कार्रवाई या ज़ाती एहतसाब नहीं होगा। अच्छा, ये इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है सर? कि सदर तो जब तक सदर है ना उसको, वो उसका एहतसाब नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में अगर वो कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर कानून लागू होता है। जब आसिम पहले मुनीर, किया हो, पहले वालों पे भी होता है। आसिम मुनीर के ऊपर ये फॉर लाइफ, ये चाहे कत्ल करे चाहे जो मर्जी इम्यूनिटी करे, है। इनको कोई कत्लेआम तो कर चुके हैं ना ये, बुरीद के में भी और इस्लामाबाद में भी। तो उसके बाद फिर एक और चीज ये है कि रिटायर होने के बाद भी हुकूमत इसे रियासती फराइज दे सकती है। जैसे पॉलिसी बनाना या इदारों की निगरानी करना। ये अब देखें ना सर, ये तो अभी सिर्फ 27वीं तरमीम है। ये अब 28वीं की भी तारीख वो फैसल वावड़ा बातें कर रहा होता है कि उधर उसके अंदर पता नहीं और पीछे क्या रह गया सर ये। सर इसको किस तरीके से रोका जाए? किस तरह हम अपने मुल्क में इस तरह की चीज होने दे सकते हैं? नहीं नहीं, इसको रोकने की जरूरत नहीं। ये तो इन्होंने जो कुछ लेना था, जो कुछ करना था, अपने जो खौफ डर इनको जो पड़े हुए हैं मुसीबतें, उन सबको इन्होंने कोशिश की है कि जी हम इसको आईनी तरमीम में बना के इसमें पीछे, इसके पीछे छुप जाएं। लेकिन ये कोई आईनी तरमीमों के पीछे कोई छुपता नहीं है, ना कोई छुप सकता है। ये अब पहले भी इनको कोई पूछने वाला नहीं था, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। अब इन्होंने एक जो मजे की बात की है, मुझे उसका जवाब आप भी दें, शायद हो सकता है किसी से पूछ के दें, अगर मुझे नहीं पता। इन्होंने एक बात और की है कि जी इसको आर्मी चीफ को तो खैर इम्यूनिटी है सारे, वो कोई उनसे पूछेगा नहीं। सदर से भी कोई नहीं पूछेगा, सदर से जाने के बाद भी कोई नहीं पूछेगा, इनसे भी जाने के बाद नहीं पूछेगा, वजीर आजम से भी कोई नहीं पूछेगा। ये भी उसमें एक साहब ने ऐड किया है। सर जाहिरी बात है ये सब अच्छा, ने अब मिलके। जी जी सर, गो ऑन। मेरी बात सुन ले सर। जी 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 जी, सॉरी। वजीर आजम से अगर नहीं पूछेगा कोई, उनके पुराने गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तो फिर जिस दिन ये पास होगा उस दिन तो इमरान खान की भी सारी सजाएं माफ हो गई, तो फिर क्या करेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है सर ये। यानी वो ये भी जो तो वजीर वजीर आजम आजम है। वाला है ना, वजीर आजम हम वाला, वो सिर्फ इस वजीर आजम से आगे लागू होगा, पिछलों के ऊपर नहीं लागू नहीं, होगा। वो ऐसे एक आदमी के लिए तो नहीं कर सकते ना वो। ये तो नहीं हो सकता। वो तो वजीर आजम का ओहदे के लिए करेंगे कि आप एक शहबाज शरीफ के लिए करेंगे? ये तो सर वो ऐसे तो नहीं क्या हो नहीं कर सकते आप मुझे ये बताएं? वो करने जो कुछ करने, लेकिन अगर वजीर आजम को भी छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर तो इमरान खान उस दिन दूसरे दिन बाहर आ जाएंगे, कहेंगे जी बस जी चलो छुट्टी हो गई अब तो। हम्म। तो फिर तो क्या होगा? ये खुद ही फंसते हैं साले, अपने अपने करतूत अपने गुनाहों में खुद ही फंसते हैं, खुद ही निकलते हैं, खुद ही फंसते हैं। डर के मारे इनका बुरा हाल है। एक आदमी को सियासी तौर पे मुकाबला कर नहीं सकते, अवाम के पास जा नहीं सकते। लोगों ने इनके कपड़े फाड़ के इनकी चड्डियां उतार देनी है, तो बस फौज के पीछे छुप गए, आइन के पीछे छुप रहे हैं। पता नहीं किस किस सर चीज के इन पीछे लोगों को, छुपेंगे। इन लोगों को ये चीज तो समझ आ गई है ना कि पॉलिटिकली दे आर डेड नाउ। बिल्कुल डेड, बिल्कुल खत्म खत्म हो है। चुके हैं ना, पॉलिटिक्स तो नहीं रही ना इनकी।
अब इनको पता है कि अगर हमने सरवाइव करना है ना, ये ताकत में रहना है, वो सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, वो के आसिम मुनीर वो जो, यानी कि कोई चीज़ आपको उठा के देते हैं, ये तो देखते भी नहीं कि क्या है, बस ये करके उसको पास कर देते हैं। तो ये जिस तरह की ये तरमीमें इसमें आई हैं, और इन्होंने सारे जो है फील्ड मार्शल और एयर मार्शल सब उनके गुनाह माफ, अगले भी गुनाह माफ, पिछले भी माफ, उनके सारे खानदान के भी गुनाह माफ, उनके सब जो मर्जी आए करें, कोई उनसे नहीं पूछेगा। और भाई जब तक आप बैठे हैं कोई नहीं पूछेगा, जिस दिन आप उतरेंगे फिर आप देखेंगे आपसे लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते। सर ये तो इंटरेस्टिंग। मुशर्रफ मुशर्रफ के भी सारे गुनाह तो इसी तरह थे ना, जब तक वो बैठे थे तो माफ थे, जब वो हट गए तो फिर पता चला कि क्या हुआ भाई। वो सोशल मीडिया पे यही मजाक बना हुआ है ना कि यार ये तो चलें, ये तो आपने सारी माफ करवा ले, आखिरत वाली भी इसके अंदर तरमीम के अंदर डाल देते हैं कि भाई जब। मेरा ख्याल है वर्दी पहन के ही अगर कब्र में जाना पड़ा तो वर्दी पहन के ही जाएंगे, फिर उनको भी ये भी नहीं होगा कि जी मुझे कफन पहनाओ, यही काफी है मेरे लिए। अच्छा सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि आज काफ़ी लोग कर रहे थे कि इस तरमीम के मुताबिक अगर आपने इन चीज़ों को रिवर्स करना है ना, जो फील्ड मार्शल की स्पेसिफिकली हैं, तो वो आपको 2/3 अक्सरियत से आपको उधर भी सेनेट से भी ये और उधर से असेंबली से भी आपको पास करवानी पड़ेगी, जो कि बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा। इनके लिए तो नहीं है, ठीक। इन्होंने तो 16 सीटों वाली को 2/3 मेजोरिटी दी हुई है। देखिए यही यही प्रोविजन था मुशर्रफ के जमाने में भी, कि उनकी इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी ना। सदर की इम्पीचमेंट तो बगैर 2/3 मेजोरिटी के नहीं हो सकती। लेकिन ये जरदारी ने और इन्होंने जब मिल मिला के उन्होंने जब धमकियां दी कि जी अब हम इम्पीचमेंट करने लगे हैं और आ जाओ, तो फिर मामला ठुस हो गया उनका, फिर सब भाग गए, रह गए फिर वो। तो ये अपने अपने तौर पे ये सारा पूरे आयरन क्लैड गारंटीज और आयरन क्लैड उसमें बन जाते हैं कि जी अब हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक आप बैठे, जिस दिन आपका सर फट गया, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, उस दिन आपकी हालत खराब है, खत्म है सर बस। इनको इनको जो बेसिकली ना ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने जुल्म सितम पूरी कौम के ऊपर किए हैं, इमरान खान के साथ जो इस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर जितना वो टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, वो उतनी ही आके नाम लेकर आसिम मुनीर की सख्त किस्म की स्टेटमेंट दे रहा होता है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये। नहीं, इमरान खान तो खैर अब ओपन हो गया ना, उसने तो कहा मैंने तो मारो या जिंदगी या मौत, उसने तो एक ऐलान कर दिया ना कि जी मुझे कोई डर नहीं है। हम्म। तो वो तो खुल के बोलता है और बोलेगा। नहीं सर, वो ये एक्सपेक्ट नहीं और कर रहे थे ना ये सारी चीजें, इस वजह से ये हर हाँ, हद तक, यानी कि अब आप, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब से ये लोग आए हैं, आप इनकी जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करें कि एवरी सिंगल जो इन्होंने एक्शन लिए सारे के सारे फेल हुए हैं, कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। तो ये भी फेल होगा, इससे इनको क्या, ताकत तो उनके पास ऑलरेडी थी यार। कौन कह रहा था कि नहीं है? आप सारा कुछ तो ये कर ही रहे थे, 3 साल से कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, कत्ल कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। तो अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं ये? हम्म। तो वो कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि जी जजों को भी मिला लो, तो इनको भी मिला लो, उनको। यार एक बात बताएं, ये जो तस्वीर आपने लगाई है यहाँ पे मिर्जा साहब की, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो आपने लगाई है, ये तो मुझे कुछ जाली लग रही है। वो जाली ही है सर ये। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखा है, उसका स्पेलिंग ही साली गलत है, पता नहीं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वाह। है ये। आप पढ़ लें, आप ये देख लें, आप पढ़ लें। वाह, मैंने ये अभी नोटिस किया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये क्या चक्कर है ये? मेरे ख्याल में हमारे जो एडिटर साहब है ना, उन्होंने ये जोक किया है ये ये। मेरा ख्याल है फौजियों ने जल्दी जल्दी कहा होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ इनको। यार बड़ी बहरहाल, पिकी है शाहीन साहब, मैंने तो इसको नोटिस ही नहीं किया, आपने बड़ा इसको क्विकली इसको मैं तो क्योंकि वो शुरू मैंने प्रूफ रीडिंग से की थी, तो पढ़ता हूँ तो कहता यार ये गलत लग रहा है कुछ, देखो। अच्छा बहरहाल सर। चले, सर बड़ी इनसे एक बात और। एक उसके बाद फिर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो न्यूक्लियर है, ये भी एक बड़ी, इसके ऊपर मेरी जो है ना एक थ्योरी है, वो आप सुन लीजिएगा, मैं फिर जी आपका इसके ऊपर लूंगा, कि वो भी सारा जो कंट्रोल है ना, वो कंप्लीट फील्ड मार्शल के पास चला जाएगा। ठीक है जी। जी और बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि इनका प्लान क्या है।
प्लान तो इन्होंने बहुत सारे बनाए थे ना, SIFC भी बनाया था कि जी हम आएंगे और जी पैसों की रेल पेल होगी, 70-80 बिलियन डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और जी, जी, दो दो सौ बिलियन जी, हाँ और जी ठीक है। पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी और रेल पेल होगी, कुछ हर एवरीथिंग जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दी इनकी, ठीक है जी। बाहर से भी कोई नहीं आ रहा है बाहर, बल्कि जो लोग पाकिस्तान, 26 लाख बंदा सर पाकिस्तान निकल से के निकल के चला गया है पिछले 2 सालों 3 सालों के अंदर। और सही। अब आप अंदाजा करें कि 47% हमारी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसका मतलब है कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है सर, पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, लिटरेसी तो दूर की बात है। और बिल्कुल। अब जो बचे कुचे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो यहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं। और अब जो ये इतने ज्यादा लोग निकल चुके हैं कि अब उन्होंने उनको भी रोकना स्टार्ट कर दिया, जो निकल रहे हैं कि जी भाई ये तुम साइन करवा के लेके आओ, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास वीजा भी है हालांकि। अब इनकी जो प्लानिंग लग रही है ना, जो हमें जो समझ आ रही है, जो कि चीज़ों को देख के ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जी इन्होंने इसराइल भेजना है फौज को, ठीक है। खुद ही बता दिया है कि हमने उनको वेपन डी वेपनाइज करना है, ठीक है जी, हमास को। बिल्कुल। और आपके ख्याल में इसराइल क्या कर रहा था? इसराइल भी तो डी वेपनाइज ही कर रहा था ना हमास को, उनकी जंग तो उन्हीं के साथ चल रही थी कि हमने डी अरे वेपनाइज करके उसको खत्म उन्होंने कर असला देना है। उनसे लेना है और उनको कहा है कि जी बस आप नौकरी करें, सड़कें खोदें और बस लड़ाई ना करें, वो यही है और क्या। उनको उन्होंने जितना कत्लेआम करना था वो कर लिया, अब वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फौज को देंगे, ठीक है जी। ये इनके इनके गले में डालेंगे और ये इनके करेंगे जाके नौकरी। और ये 10,000 डॉलर पर हेड की एक आई थी फिगर कि जी 10,000 एक फौजी के लेंगे, ये पता नहीं कितने हजार सर भेजेंगे, तो आप चलो। ये देखें कि जब जिस दिन ये चापलूसी कर रहा था शहबाज शरीफ, ट्रम्प की स्टेज के ऊपर खड़ी होकर पूरे पूरे पाकिस्तान को इसने एम्बैरस किया था, उसी लम्हे मुरीद के में कत्लेआम किया जा रहा था। कत्लेआम हो रहा था, गोलियां चलाई जा बिल्कुल। रही थी इन्हीं को दिखाने के लिए कि देखो हम जो है ना तुम्हारे लिए रेडी हैं, ये बताने के लिए। और वो बेचारे कर क्या रहे थे मुरीद के वाले? फलस्तीनियों के लिए एहतजाज कर रहे थे वो, आप अंदाजा करें। सर अब आप देखिए, दो दो चार मिलके तो ये प्लानिंग कर सकते हैं और हम ख्याल हो सकते हैं ना, लेकिन आप पूरी फौज के हजारों फौजी, हजारों ऑफिसर्स को सबको अपने साथ नहीं मिला सकते इस तरह की बातों में। आप ऑर्डर देंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन वहां जाके किसी का भी मीटर घूम गया ना, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इनके खिलाफ भी कोई ना कोई मीटर घूम गया तो करेगा, क्योंकि हजारों लोगों को आप कितना दबाएंगे, कितना प्रेशर में डालेंगे कि जी वो आपकी जो मर्जी है आप करे जाए, उल्टा सीधा। ये अब इन्होंने देखिए एक बात की है, सारे आईनी रास्ते, सारे कानूनी रास्ते, सारे जमहूरी रास्ते, सारे अदालतों के रास्ते, सारे अब सब उन्होंने बंद कर दिए कि जी इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने टक्करें मारनी जितनी 10 दफा वजीर आला साहब खड़े होके सुबह से शाम तक जेल के सामने, उनको कोई नहीं पूछता। अब इन्होंने एक ही रास्ता छोड़ा है कि जी अगर हाँ डंडा लेके और बंदूक लेके लड़ना है तो आ जाओ, लड़ सकते हो तो लड़ लो। और लोग भी फिर कहेंगे कि जी अच्छा एक यही तरीका है तो फिर हम यही करेंगे, तैयारी करके फिर आएंगे, और ये आखिरी तरीका है। हम्म, और ये यही होता है सब जगह, जो जहां जहां आपने बांग्लादेश नेपाल नेपाल देखा है, जब लोग आगे घुस जाते हैं तो फिर वो कोई नहीं देखते कि जी ये यहाँ पे कुरान रखा है तो इस अलमारी को नहीं तोड़ना, वो सब तोड़ फाड़ करके सब ऐसा हो जाता है। तो ये तैयारी उस बात की करेंगे, और सियासी लोगों को, अपोजिशन को, इन सबको भी तैयारी इसी लाइन पे करनी चाहिए कि अब आपने इनसे कोई कानूनी और आईनी जंग नहीं लड़नी, अब आपने इनसे असली जंग लड़नी है, तो तैयार हो जाए तो फिर आए और फिर लड़े। सर नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका की जो आपने एग्जांपल दिए ना, वहाँ पर और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड है सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर एक और फैक्टर सर ये है कि इन्होंने, क्योंकि सारी पार्टीज तो खत्म हो गई हैं, सिर्फ इमरान खान की पार्टी रहेगी, बाकी पार्टियां तो खत्म हो गई, जीरो हो गई हैं, उनको भी पता है। तो पहले ये होता था कि पॉलिटिकल प्रेशर होता था थोड़ा बहुत, अब सिर्फ एक तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर है, वो उसको उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, बाकियों को उन्होंने खत्म कर दिया, बाकी दूसरी पार्टीज की तरफ से वो कोई। इतना, देखिए इतना बड़ा प्रेशर है कि जिस दिन वो प्रेशर आएगा तो उस दिन सारे लोग इनके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि 80-90% अवाम उसके साथ है भाई। और अब अच्छा अच्छा, अब अगर इन्होंने वजीर आजमों को छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर इमरान खान को भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे आपके ख्याल में? हम्म। सर वो एक एक बड़ी अच्छा, तो मैं अपनी बात को, वहाँ थॉट को मुकम्मल कर लूँ, तो इनको ये समझ आ गई कि अगर हमने इसराइल के लिए जाके वहाँ पर काम करना है ना,
तो उसके लिए हमें यहां पर इस किस्म का कंट्रोल होना चाहिए। वो जो क्या था, ईदी अमीन था उसका, कि जी कोई बात करने की भी कोशिश करो तो गोली चला दो बस। तो ये जी इनकी जी। प्लानिंग प्लानिंग जो है, मुझे लगता है कि वो ये है, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। अब सिर्फ एक चीज़ इनके पास नहीं है, वो पैसा नहीं आ रहा है। पैसा फिर इनको इसराइल से मिलना स्टार्ट कर देगा, और ये समझ रहे हैं कि जी उसके बाद फिर जो है ना हमारी वारे हाँ, न्यारे हो जाएंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो युगांडा नहीं है और अफ्रीका का कोई मुल्क नहीं है। वहां पे सारे काले नहीं है। यहाँ पे 50 किस्म के लोग हैं, 50 कौमियतें हैं, 50 उनके बाहर से कॉन्ट्रैक्ट। अफगान जो है वो अफगानिस्तान में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, पंजाबी इधर भी है, उधर भी है। ये वैसे ही 3 4 कौमियतों को, मुल्कों को बना के उन्होंने मुल्क बनाया हुआ है। और ये अब तक तो चल रहा था जबरदस्ती। जब ये टूटेगा तो फिर हर एक अलग अलग हो जाएगा। यहाँ फिर कोई किसी के काबू में नहीं आने वाला। और खासकर पठान वठान जो है ना, ये तो कब की पुरानी इनकी डिमांड है कि जी पख्तूनख्वा उन्होंने नाम रख लिया, अब पूरा का पूरा पख्तूनिस्तान ही रख लेंगे। कहेंगे जी जाओ तुम ऐसी तैसी में। हम्म। तो ये यहाँ नहीं हो सकता। ये जो ईदी अमीन वाला काम जो है, लड़ाई होगी, लड़ाई के लिए सब तैयार है। हर एक के पास बंदूकें भी हैं, चलानी भी आती है, असला भी है, और पैसे भी हैं। एनडीओ में क्या हुआ था, ये 2021 की बात है कि इन्होंने ना, ये हर साल ना वहाँ पर सहाफ़ियों को बुलाते हैं, और फिर उनका वहाँ पे 10-12 दिन का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर काफ़ी, मैं भी, मुझे भी बुलाया था इन्होंने, तो मैं भी गया था। साथ में वसीम बदामी था, और इस तरह के मलिया हाशमी थी, और काफ़ी सारे और भी सहाफ़ी थे। तो हमने वो 12 दिन का जो है ना उनके लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए। तो उसमें जो ये जो आपने बात की है ना कि बहुत सारी कौमियतें हैं, पहली चीज़ उन्होंने जो है ना हमें यही पहले लेक्चर के अंदर, और उसका नाम उन्होंने रखा था फॉल्ट लाइंस, कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं। ठीक। बिल्कुल आपकी बात स्पॉट ऑन है। और पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस को इन्होंने जोड़ के रखा हुआ था ना, वो जोड़ के रखा हुआ था रिलीजन के साथ, रिलीजन की बेस के ऊपर, कि हम सारे मुसलमान हैं। ठीक है। और अब वो चीजें तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है ना, कि किस तरीके से मुसलमान तो अब क्या रह गया, आप मुसलमान हैं और अब गजा के मुसलमानों के लिए आवाज नहीं निकाल सकते वहां पे पाकिस्तान में। सर देखिए, बात यह है कि जी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का तो हालात अब भी इतने खराब हैं कि वहां दिन में और शाम को कोई इनकी गाड़ी नहीं निकल सकती, लोग बाहर नहीं निकल सकते। खैबर पख्तूनख्वा में अब ये जो अभी जो इन्होंने जो कुछ किया है पिछले 2 4 हफ्तों में, और ये जब से ये नए वजीर आला हैं, पूरा पख्तूनख्वा एक हो गया। अपोजिशन भी मिल गई है साथ, 100% लोग एक है, असेंबली पूरी एक है, वोट उनका एक नहीं टूट रहा, सब इकट्ठे होके एक एक जगह खड़े हो गए। अब उन्होंने अगर लड़ाई का फैसला कर लिया तो उन्हें 2 3 पुल बंद करने, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पंजाब उधर और हम इधर और तुम उधर, ये वाला काम जो है ना जब शुरू होगा तो इनका बाप भी नहीं रोक सकेगा। ये पूरी आधी फौज पठानों की है, आधी यहाँ पे उनका असला यहाँ पे है, उनके सारे ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे, ये सब इधर ही रह जाएंगे और उनके उधर रह जाएंगे। ये पता नहीं किन चक्करों में पड़े हैं। ये पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे और खुद तो भाग जाएंगे या मारे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा इनका। सर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात की है। और केपीके की जो लीडरशिप है ना, वो इस वक्त इन चीजों के लिए तैयार हो रही है। बिल्कुल स्पेशली हो रही है। स्पेशली जब से ये इमरान खान ने, ये जो यंग लड़का है सुहेल अफरीदी, जिसके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसकी उसकी फौजियों के बिल्कुल। पास कोई वीडियोस वगैरह नहीं है, आप उसकी स्टेटमेंटें देखें रोजाना की बुनियाद के ऊपर, किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे सकता है सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में। सर ये क्लिप बिल्कुल। मैं जो है ना, चंद सेकंड का क्लिप है, मैं चाहूंगा आप इसको सुने, और इससे फिर आपको जरा उसकी अंदाजा होगा कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है। जो वीर बाबू की तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दाखिली तुम्हारे बाप ने की थी। समझ रहे हैं सर, ये इस वक्त जज्बात हैं। और ये सुहेल अफरीदी जो नई लॉट जो कि इमरान खान ने संभाल के रखी हुई थी, उनका ये ट्रम्प कार्ड था, और उन्हें पता था कि उन्होंने ये इसको एक सर्टेन टाइम के बाद इनको निकालना है। और वो बिल्कुल इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने बोलना था उसी तरीके से बोल रहे हैं, अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर। मुनीब फारूक और इनके जो टाउट है ना, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसको मारने की धमकियां देते हैं खुलेआम, लेकिन उसके बावजूद आप यार इसका। ये मार ले, वहां पे 50 और मौजूद है, 50 और पैदा हो जाएंगे। ये एक को मारेंगे, वहां 20 और सामने आ जाएंगे। ये नहीं कर सकते कुछ इनका। ये यही तरीका है अब लड़ने के लिए। अब उन्होंने कहा है ना, तो लड़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, तो फिर लड़े फिर आप।
तैयार सर हो जाए जान लड़ने। जान हथेली के ऊपर रखकर ये रेडी हैं ये लोग, पहले नहीं थे। बिल्कुल। जैसे गंडापुर था ना, उसका लगता होता था कि वाह उसको तो भाई खौफ और वो डर तो है। खैर छोड़ छोड़ दिया उनको, ये तो लड़ने को तैयार है ना, मरने को तैयार है, इसका मतलब है ठीक है फिर आ जाओ, सर हो जाए फिर एक दो दो। जो है ना नजम सेठी साहब, बहुत ही डेमोक्रेट कहते हैं अपने आप को। अरे यार ये तो खैर पता नहीं। उन्होंने जो है वो जब ये आईनी तरमीम आनी थी उससे 2-3 दिन पहले जो है ना नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी। कहते हैं इनका ये मौक़िफ़ है कि जमहूरियत नहीं चलती, अवाम के दिलों में भी ये खदशा है कि शायद जमहूरियत नहीं चलती क्योंकि जमहूरियत ने डिलीवर कुछ नहीं किया। अगर डिलीवर मैंने किया भी सुना होता तो था, गुर्बत ना होती, मुलाजमतें मिलती, महंगाई ना होती, रोटी कपड़ा मकान मिलता। मैंने सुना था उनका प्रोग्राम, वो कह रहे थे कि जी सब फेल हो गए, और उन्होंने ये भी बताया कि जो दुनिया के फलाने 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 मुल्कों में जमहूरियत फेल हो रही है और अब ये लोग जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, ये भी कहा था। अनबिलीवेबल, ये कितना, यानी कि सर ये कुछ थोड़ा सा इस बंदे को अपनी उम्र का ख्याल कर लेना चाहिए यार। भाई उनको नौकरी कोई अच्छी सी दे दें यार, तो चुप हो जाओ, सर इस दे दे। उम्र में आपको अपने थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज को अपनी कोई डेवलप कर लेनी चाहिए। आपको पैसा क्या करना है आपने इस उम्र में? और नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता ना, अब वो बैठे हैं तो टीवी पे बैठ के अब वो प्रोग्राम कर रहे हैं, हालांकि वो वजीर आला बन गए थे यार, अब वो फिर आके एंकर बन गए, तो अब उनको तो कुछ ना कुछ तो शर्म आ रही होगी ना कि यार मेरी तनजीली प्रमोशन हो गई या डिमोशन हो गई, ये क्या हुआ है, मुझे वजीर आला से उन्होंने फिर आके टीवी पे बिठा दिया है। तो ये तो आगे आगे जो है ना मतीउल्लाह जान साहब इनको जवाब देते हैं उनकी जी। इस स्टेटमेंट के ऊपर। वो कहते हैं सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो गया है, अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है। हालांकि चाइना ये का क्या मॉडल है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। वो कोई वन नहीं पार्टी मालूम। सिस्टम है, मेरिट के बेस के ऊपर वहां पे चीजें हो रही हैं। उसको एक डिक्टेटर के साथ, यानी कि लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये, कि ओ जो अगर आसिम मुनीर ने काबू कर लिया तो चाइना बन जाएगा पाकिस्तान, बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी को नहीं सुना कि जी हम चाइना का मॉडल करना चाहते हैं, कोई एक बंदा कह दे कि जी हम चाइना का मॉडल चाहते हैं, भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनकी जो इंडस्ट्री है, उनका जो काम है वो है उनका, उसके लोग फॉलो करते हैं। उनका पॉलिटिकल सिस्टम तो कोई भी नहीं कहता कि हमें चाहिए भाई, ये हम्म। क्या अपनी तरफ से लगा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब जिनके ऊपर आपको पता है ना ड्रग्स का केस कर दिया है कि जी ड्रग की ये क्या इनसे पकड़ी गई थी, और उसके बाद जब इनको पकड़ा तो पुलिस वाले से बंदूक छीन के कैन यू इमेजिन दिस? ऐसे रिडिकुलस किस्म के इल्जामात लगाते हैं वो। यार नजम मैं तो पता नहीं, बात करना चाहूँ तो करूं या नहीं करूं, ये कहीं ऐसा ना हो कि जी मतीउल्लाह जान पे या किसी पे इल्जाम लगाने के जी मेरा बिल्ली आई थी उसको रेप कर दिया इन्होंने, यार छोड़े यार, माफ कर दे भाई। सर मतीउल्लाह जान साहब क्या कहते हैं सुने जरा। कहते हैं कि ये एक जहनी और हाँ, जमहूरी पर्दादारी के दौर का शर्मनाक एहतताम है। ये शख्स पहले इस मुल्क में सियासतदानों और बहुत सियासत को इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नाम नेहाद अंदरूनी मालूमात के जरिए तबाह करता रहा, और अब चीन के मॉडल का पाकिस्तान में वाहिद ठेकेदार बना फिरता है। जी हाँ। चीन का मॉडल तो मैंने आज तक किसी से सुना ही नहीं कि जी हमें पॉलिटिकल मॉडल वो चाहिए, भाई ये क्या हम्म, बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं यार। हम्म, हम्म।